साथियों, जय भीम। आज हम महापुरुष के सपनों को पूरा करने के लिए बुद्धिजीवी कर्मचारी की क्या भूमिका होगी, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है फुले शाहू बाबा साहब का आंदोलन क्या है? फुले शाहू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा आंदोलन बहुजनों के उत्थान के लिए है और इसकी जानकारी समाज तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। बिना जानकारी के संघर्ष किया नहीं जा सकता साथियों। इसलिए फुले शाहू बाबा साहब का आंदोलन क्या है, ये घर घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इन्हीं संघर्ष की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 40 वर्ष के अथक संघर्ष के वजह से आज समाज में दो वर्ग दिख रहे हैं। जैसे कि एक जो वर्ग राजनीति कर रहा है और दूसरा वर्ग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष के कारण नौकरियों में आया है। तो ये दोनों वर्ग से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को ज़्यादा अपेक्षा नहीं थी। इसलिए बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में कहा कि मैंने ये जो कुछ संघर्ष किया हो, ये जो मैं बड़े कठिन और बड़े परिश्रम से किया हो, अगर इस संघर्ष को आपको आगे लेके जाना हो तो आप लेके जाएं, अगर नहीं ले जा सकते तो वही रोक दो। तो बाबा साहब का ऐसा एकदम कड़ा संदेश समाज के लिए था कि बाबा साहब के संघर्ष के वजह से जो दो वर्ग निर्माण हुए हैं, एक जो राजनीति करता है समाज में और एक जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण सरकारी कर्मचारी आकर जो अपने फैसिलिटी में व्यस्त है, उन लोगों को बाबा साहब का संदेश था। और इन लोगों ने बाबा साहब के जो संघर्ष को आगे बढ़ाने का उतना काम नहीं करने की वजह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने काफ़ी दुखी होकर 18 मार्च 1956 को आगरा की एक सभा में कहा कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे भारी धोखा दिया है। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है। उनकी तकलीफ जो 56 में जो जाहिर किया बाबा साहब ने, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ये जो सारी चीज़ें जो दिख रही है, जो आज हम पढ़ लिख कर सरकारी कर्मचारी में आए हैं, ये सारा का सारा देन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से है। अगर हम इतिहास की ओर जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जिस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष कर रहे थे, उस समय तो पढ़ने लिखने का प्रमाण काफ़ी कम था। यहाँ तक कि 100 स्नातक थे और 700-800 लोग ही पढ़ते थे। लेकिन आज बाबा साहब के संघर्ष की वजह से लाखों लोग आगे पढ़कर आए और आज कर्मचारी बने हुए हैं साथियों। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संघर्ष की वजह से जो कर्मचारी की संख्या आज़ादी के पहले जो नगण्य थी, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष के वजह से काफ़ी लाखों संख्या में बढ़ चुकी है। आज शासकीय कर्मचारी और अर्ध शासकीय कर्मचारी काफ़ी बड़ी तादाद में है, काफ़ी बड़ी संख्या में आज है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष जारी रखने का जो कार्य जो पढ़े लिखे कर्मचारियों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने डाला था, वो सक्सेस होते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि मनुवादी व्यवस्था चाहती है कि इस देश के सारे लोग मनुवाद में फंसे रहे, मूर्ति की पूजा में फंसे रहे। ये और इनमें सोच डाली जाती है मनुवादी व्यवस्था से कि ये सारी परमात्मा की देन है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मैंने सारी जो डिग्रियां इस देश में अगर प्राप्ति की होती तो मैं भी यही आपके जैसे सोचता कि ये भी पूरी परमात्मा की देन है। लेकिन मैं विदेशों से जाकर डिग्रियां प्राप्त किया हूँ, इसलिए मुझे ये एहसास हुआ है कि क्या इंसानियत है और किस तरह से विदेश में इंसानियत जिंदा रहती है और किस तरह से भारत में इंसानियत को गिराया जाता है। इस बात का अनुभव डॉक्टर बाबा साहब को विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद हुआ है। और इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश से शिक्षा लेकर यहाँ आए तो उन्हें लगा कि यहाँ की इंसानियत को जिंदा रखना होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए संघर्ष जारी रखा है साथियों, संघर्ष किया है। आज हमारे समाज में बहुत सारे बड़े पैमाने पे संगठन हैं, लेकिन उन संगठनों की जड़ें नहीं है। जब तक राजनीतिक
राजनीति अगर किसी समाज की सफल हो करनी हो तो उसके पीछे गैर राजनीतिक जड़ों का रहना बहुत जरूरी है। गैर राजनीतिक जड़ें जिस समाज की नहीं होगी, गैर राजनीतिक जड़ें नहीं होगी तो वे राजनीति सफल नहीं होगी साथियों। इसलिए किसी भी समाज को अगर सफल होना हो तो उसके लिए उसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होना पड़ेगा। और ये काम, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम कर्मचारियों का है। कर्मचारी एक सिविल कंडक्ट के रूल में रहकर ये जो संघर्ष का जो कारवा है समाज में पहुंचाने का काम ये बहुजन कर्मचारी, पढ़े लिखे कर्मचारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं साथियों। आज़ादी के पहले भारत में कर्मचारियों की संख्या उंगली में गिनने लायक थी, लेकिन बाबा साहब के, फुले जी के और शाहू जी के संघर्ष की वजह से आज समाज में लाखों की तादाद में नौकरियां, लाखों की तादाद में कर्मचारी दिख रहे साथियों। और आज जो बहुजन समाज में जो हक और अधिकार के लिए जो जंग छिड़ी हुई है, इसके लिए दिमाग और पैसे की जरूरत है और ये सारी चीजें कर्मचारियों के पास है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी एक इशारा किया था। बाबा साहब को खुद लग रहा था कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, और इसी बात के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने एक नारा भी दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और शिक्षा पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने काफ़ी जोर दिया। और जैसे कि 1943 में वायसराय जब भारत में पहुंचे और उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय को जब कुछ अनुदान दिया तो बाबा साहब ने भी इस बात का वायसराय के सामने रखा कि हमें भी कुछ अनुदान दीजिए। जब वायसराय जी ने बाबा साहब को 3 लाख रुपए देने की बात की, बाबा साहब ने कहा कि ये जो पैसा है मैं उच्च शिक्षा पे लगाऊंगा। वायसराय ने समझाने की भी कोशिश की कि आप ये जो पैसा है प्राइमरी स्कूल में लगाइए, लेकिन बाबा साहब का साफ तौर पे स्पष्ट कहना था कि जैसे कि मैं विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त किया हूँ, तो ऐसे ही अगर मैं इन पैसों से अगर कुछ लोगों को अगर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे तो उससे काफ़ी संघर्ष बढ़ेगा, काफ़ी चेंज आएगा। जैसे कि मेरे कारण कुछ चेंज दिख रहा है, वैसे इन पढ़े जो विदेश जाकर पढ़ के आएंगे तो उनके कारण काफ़ी चेंज होगा। तो ये बात वायसराय से कन्विंस करा के 3 लाख रुपए उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लगाया और उन बच्चों को तैयार करके, जैसे कि बाबा साहब ने 1956 तक ऐसे 50 बच्चे जो विदेश भेजकर उन्हें उच्च शिक्षा करने के लिए तैयार किया। लेकिन दुख की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे और उसी समय कुछ लोग और कुछ लड़के विदेश से पढ़कर आए तो उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को समझा नहीं और अपने ही सुख सुविधा में वो व्यस्त रहे, अपने बंगले बनाने में व्यस्त रहे और अपने बंगलों का उद्घाटन करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को बुलाने का काम उन विदेशी जो शिक्षा के लिए जो भेजे बच्चों ने किया। तब बाबा साहब को काफी दुख महसूस हुआ कि मैं अपनी पूरी जवानी इन पर लगाने का काम किया, लेकिन जब मेरा बुढ़ापा आया तो आज मुझे उन्हीं दलित शोषित पीड़ित वर्गों के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन मैंने वायसराय जी को जो बात कही थी और जो संदेश था मेरा कि भाई इन उच्च शिक्षित बच्चों से समाज तैयार होगा, जैसे कि आज मैं तैयार हुआ हूँ, कि यही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे कि उच्च शिक्षित बच्चे, आज मैं एक अकेला हूँ तो आज 50 से ज़्यादा अधिक बड़े पैमाने पर ये बच्चे उच्च शिक्षा लेकर समाज को तैयार करेंगे। लेकिन बाबा साहब उस बात पर निराश हुए और इसलिए बाबा साहब ने 56 के सभा में काफ़ी दुखी होकर कहा और ब्लेम लगाया कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। और यही नहीं तो संविधान में भी प्रावधान रखा और जिसके तहत आज एससी और एसटी के लोगों को और उनको संविधान के माध्यम से शिक्षा का रास्ता क्लियर हुआ और जिसके वजह से आज लाखों पैमाने पर आज एससी एसटी ओबीसी के कर्मचारी सामने नजर आ रहे हैं। ये संविधान में बाबा साहब ने 1950 में इसका एक प्रावधान रखा जिसके वजह से आज एससी एसटी ओबीसी के लाखों कर्मचारी हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो साथियों, और इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से एक समाज के संघर्ष के लिए बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, इसलिए बाबा साहब ने एक 56 के नागपुर के सभा में भी यही जिक्र किया
कि हमारे कर्मचारी 95% जो अपना आय है वे अपने जिंदा रहने के लिए खर्च करें, लेकिन 5% अपना जो आय का 20वां हिस्सा है वो अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए खर्च करे। ये बाबा साहब का कड़ा संदेश था और इस संदेश को समझना बहुत जरूरी है साथियों। आज जो गैर राजनीतिक जड़ें जो मजबूत करने का जो काम बाबा साहब ने हमें दिया है वे कर्मचारियों को दिया है। वो कर्मचारी ये गैर राजनीतिक जड़ें हम मजबूत कर सकते हैं, तभी बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ेगा। अगर गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी तो ये कारवा ये संघर्ष आगे नहीं बढ़ेगा। और जो बाबा साहब ने हमें ब्लेम लगाया था कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, इस बात को समझकर मान्यवर कांशीराम साहब ने काम किया और इन्हीं कर्मचारियों को, इन जो बाबा साहब ने जिनको धोखेबाज कहा है, ऐसे कर्मचारियों को इकट्ठा करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। और 6 दिसंबर 1978 में बोट क्लब नई दिल्ली में सारे कर्मचारियों को जमा करके बामसेप का स्थापना की और बामसेप के माध्यम से उन कर्मचारियों को जो बिखरे हुए थे, जो बाबा साहब ने उन पर ब्लेम लगाया था, ऐसे कर्मचारियों को इकट्ठा करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया और उनमें एक ललक जागृत की कि भाई आप लोगों को समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करना पड़ेगा। आपको अपना जो 20वां हिस्सा है, जो बाबा साहब ने कहा है कि आप स्वाभिमान से जिंदा रहने के लिए जो 5वां हिस्सा है, 5% जो है, जो आय का 20वां हिस्सा होता है, वो समाज को देना पड़ेगा। समाज का ऋण चुकाने का आज मौका आया है और इसी बात को रखते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेप की स्थापना की है और बामसेप के माध्यम से समाज में घूम घूम कर गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया है। साथियों, बामसेप कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, तो बामसेप ये दलित शोषित पीड़ित समाज को उत्थान के लिए जो पढ़े लिखे कर्मचारी इकट्ठा आकर उनकी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम करने के लिए बामसेप की स्थापना की है। आपको भूलना नहीं चाहिए साथियों कि जैसे कि जो कमल है जो कीचड़ कर उभर कर सामने आता है, वैसा ही समाज के कर्मचारी है कि आज हम जो कर्मचारी है बड़े ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, समाज में दिखते हैं, तो हमारी जड़ें भी उसी कमल की जैसे हैं कि जो जड़ें, कमल तो बाहर खिलता है लेकिन उसकी जड़ें कीचड़ में रहती है, वैसे ही हम कर्मचारी कमल के जैसे खिलते हैं लेकिन हमारी जड़ें समाज है, हमारी जड़ें समाज है साथियों, भूलना नहीं चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब फुले शाहू बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम हमारे लिखे पढ़े कर्मचारियों को करना पड़ेगा। तो यही कर्मचारियों का एक काम होगा जो शासित जातियां है, शासित जातियों का जो कारोबार चल रहा है उसको समझाने का काम, शोषित जातियों को समझाने का काम, उनको इकट्ठा करके उनको संगठित करने का काम आज पढ़े लिखे कर्मचारियों का है। कर्मचारियों का एक बहुत बड़ी भूमिका है इसमें कि जो शोषित पीड़ित समाज है, जो मनुवाद का शिकार है, जो हजारों वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनकी संगठित ताकत बनाने का काम आज पढ़े लिखे कर्मचारियों को करना पड़ेगा, जिसको गैर राजनीतिक जड़ें बोलेंगे। और यही गैर राजनीतिक जड़ों से आज वही शोषित पीड़ित समाज जो हजारों से दुखी आ रहा है, जिसके लिए बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया है, ये बात उनको समझाकर आज उन्हें तैयार करने का काम बामसेप के माध्यम से किया जा रहा है। साथियों, आज मनुवादी व्यवस्था के तहत 85 संख्या में हम होने के बावजूद भी 15% लोग हम पर शासन कर रहे हैं। बाबा साहब का जो फार्मूला था कि एक आदमी एक वोट, ये होने के बावजूद भी आज उनका शासन है। क्यों? क्योंकि उनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है, समाज में बाबा साहब का संघर्ष पता नहीं है, उसके वजह से उनका वोट का वैल्यू क्या होता है ये पता न होने के कारण आज 15% जो संख्या में गिनने में कम होने के बावजूद भी आज शासन कर रहे हैं। साथियों, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। तो अंत में साथियों, कर्मचारियों से यही निवेदन है कि हमें अगर इज्जत से जीना होगा इस समाज में, तो हम अपने आय का 20वां हिस्सा समाज के उत्थान के लिए देना पड़ेगा। और अगर हमें समाज का ऋण चुकाना है तो यही एक माध्यम है कि बामसेप के माध्यम से लिखे पढ़े कर्मचारी इकट्ठा होकर जो बाबा साहब का जो टारगेट था, जो बाबा साहब ने हमें ब्लेम लगाया कि इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो वह धोखा दूर करके हम इकट्ठा होकर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को गांव गांव घर घर तक हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें
और ये अपनी जिम्मेदारी समझकर सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर इस प्लेटफॉर्म पे आने का काम जब हम करते हैं तो सही मायने में ये आंदोलन सक्सेस होते हुए दिखेगा। कि इन्हीं बातों के साथ आज की विषय को यही समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।